हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। एक्चुअली आज हम मेंस की बात करेंगे और पेपर आने वाला है आपका। तो सबसे जो मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट है मेंस के अंदर, जो काफी बच्चे कर रहे थे, वो है हिंदी का पार्ट। और लास्ट टाइम काफी बच्चे 33 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाए थे, है ना। और मोस्टली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के साथ दिक्कत होती है, सेम होती है हिंदी मीडियम वालों के साथ इंग्लिश के लिए। तो वो भी हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, कैसे हमें इंग्लिश को अप्रोच करना है। आज पर्टिकुलर जो सेशन रहेगा वो एचसीएस मेंस के अंदर हिंदी को कैसे अप्रोच करना है। हमारे साथ आज हिना है, जो एसडीएम सेलेक्ट हुई है, एचसीएस टॉपर भी है। बात ये है कि हिना से क्यों रिक्वेस्ट की मैंने, ये क्योंकि हिना ने काफी मेहनत कर रखी है। इसके कुछ नोट्स भी हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक चीज ने बहुत बारीकी से काम किया है। तो वो आज आपको हर पार्ट को समझाएंगे ना, कि व्याख्या को कैसे अटेम्प्ट करना है, पत्र को कैसे देखना है, एस्से में क्या चीज ऐड करनी है, ट्रांसलेशन में क्या इंप्रूवमेंट करनी है। मतलब इसमें हर पार्ट के ऊपर काम किया हुआ है। वो आप देखोगे कैसे डिफरेंशिएट, आप भी पढ़ रहे हो, आप भी लिख रहे हो, पर एक टॉपर कैसे करता है, इतनी मेहनत वो करता है ना। तभी वो रिजल्ट आते हैं। तो बस वही एक्सपीरियंस था एक, जो आपको एक डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा बाकी बच्चों से, जो हिना आज आपके साथ शेयर करेगी। हिना, वेलकम। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन। मेरा इंट्रो आपको वैसे पता ही है। माय नेम इज हिना बिदलिश। राइट नाउ आई एम पोस्टेड एज ओएसडी सीपीएस सीएम इन सीएम ऑफिस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हिंदी। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन आपका जो टास्क रहेगा, आपको सबसे पहले करना है हिंदी के लिए टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो। क्योंकि हिंदी का जो पेपर है वो इंग्लिश की तरह तुम्हारा शॉर्ट नहीं आएगा, इजी नहीं आएगा। हिंदी में छोटी छोटी मिस्टेक्स भी रहेंगी, राइटिंग का भी रहेगा, क्योंकि हिंदी लिखने की हमारी आदत नहीं रहती है। उसके बाद सेकंड थिंग ये रहता है कि हम कभी ट्रांसलेशन वाले पार्ट को ज्यादा टाइम दे देते हैं, लेटर को देते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा एस्से रह जाता है। एस्से को हम कितना टाइम दें, तो वो आपको अभी से अपनी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, कि आपको लाइक कि ट्रांसलेशन को आप 15 मिनट्स दो। इस हिसाब से आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद लेटर आता है, लेटर को 20 मिनट्स दो। उसके बाद आपका आता है सारांश, जिसको 1/3 आपको करना होता है, उसको फिर 15 मिनट्स दो। तो ऐसे करके आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। और उसके बाद हिंदी में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है व्याकरण का, तो व्याकरण को आप कैसे करना है आपको। व्याकरण जो है स्कोरिंग है आपकी, ये 25 मार्क्स की आएगी आपकी। और इसको एटलीस्ट आपको इसमें 22 या 23 मार्क्स आपको लेनी है इसमें। अगर आप यहाँ पर 22 23 मार्क्स लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसके बाद आपका जो हिंदी का स्कोर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको अराउंड आपको 30 मिनट्स देनी है। बाकी सबकी अगर किसी की व्याकरण पे कमांड अच्छी है तो वो 20 मिनट्स में भी इसको कवर कर लेगा। लेकिन हमारे पास फिर भी हम +- 5 to 10 मिनट्स का एक गैप लेना है। ठीक है, सेकेंड थिंग आपकी क्या रहती है कि आप उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हो, उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट कैसे करते हो। ठीक है, तो मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा क्या थी मॉक करने की भी, और मेन पेपर में मैंने क्या किया था, मैंने ट्रांसलेशन को सबसे लास्ट में किया था। क्योंकि ट्रांसलेशन वाला पार्ट क्या रहता है, थोड़ा सा टफ साइड आ जाता है। क्योंकि इसमें हमें जो मेन मेन जैसे वर्ड्स आ गए, लिटरेचर, द रिंग्स, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है एक्सक्लूसिव, स्टिमुलेटिंग, एंड्योरेंस, ये डोरमेंट, ठीक है, प्रोवर्ब्स, ट्रम्प्स। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे वर्कशॉप्स इधर, और मेंशंस। ठीक है, जो ये वाले वर्ड्स हो गए ना, इनकी हमें डायरेक्ट हिंदी नहीं पता होती। तो इनको सोचने के लिए हमें टाइम लगता है कि हम कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, और इसको कैसे फिर हमें एग्जैक्ट हिंदी चाहिए। ऑब्स्टिकल्स, ठीक है, तो इनका क्या रहेगा, जैसे जैसे आप हिंदी का पार्ट करते जाओगे ना पूरा पेपर, उसमें समवेयर आपको इन वर्ड्स के ना मीनिंग खुद ही स्ट्राइक हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे पेपर स्टार्ट करोगे एक बार जस्ट गो फॉर अ लुक, कि एक आपने देख लिया इसमें कि हाँ ये वर्ड्स है। उसके बाद अपना पूरा पेपर अटेंड करना। उससे क्या रहेगा, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा फॉर हिंदी। क्योंकि हिंदी के लिए क्या हमें सबसे वो होता है कि हमें हिंदी के वर्ड्स ही नहीं याद आते। रूटीन में हमारी लैंग्वेज क्या होती है, जैसे मैं भी अब बात कर रही हूँ, बहुत सारे मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रही हूँ, हमारी रूटीन लैंग्वेज हो जाती है ये। जिसमें सबसे मेन हमारी डिफिकल्टी रहती है कि हम हिंदी के वर्ड्स को कैसे करें। बहुत बार हमें पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हम नहीं बता पाते, और हमें इंग्लिश में उसका मतलब याद आता है, हिंदी में जानते हुए उसे उसका मीनिंग जानते हुए हम उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पाते। तो वो चीजें आपको कहाँ से मिल जाएगी, आपके पेपर से ही आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ पेपर में ये सब आ रहा है। तो ट्रांसलेशन के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सी सेट के पेपर्स किए थे यूपीएससी के। ठीक है, यूपीएससी के जो सी सेट के पेपर्स होते हैं उसमें पैसेजेस आते हैं, तो वो आप इंग्लिश का भी पेपर लो, हिंदी का भी लो,
उसमें आपको एक ट्रांसलेशन का पता लग जाएगा कि कैसे वर्ड्स को डिफाइन किए हुए हैं वहां पर। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैं डेली एक हिंदी का एक एडिटोरियल करती थी। दैनिक जागरण हो गया या कोई भी हिंदी का पेपर हो गया ना, हिंदी न्यूज़पेपर से, तो मैं डेली का मेरे एक रूटीन था कि मुझे सबसे पहले हिंदी करनी है। मैं 1.5 आवर देती थी हिंदी को। तो 15 मिनट में यही काम करती थी, या तो सीसेट का एक पेपर सॉल्व करती थी या हिंदी का एक एडिटोरियल। डेली जिस खाना खा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता। आपको वो नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आपको हिंदी कैसे करनी है ताकि आप हिंदी से फेमिलाइज रहे। आप इंग्लिश रूटीन में पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हिंदी के लिए आपको दिक्कत आती है। तो आपको वो एक एडिटोरियल रूटीन में करना है। मैंने सर को बोला, सर तुम्हें अब एक डेली खुद से एक आर्टिकल प्रोवाइड कर देंगे, तो एक आर्टिकल डेली तुम्हें पढ़ना है ताकि हिंदी में तुम्हारी कमांड आ जाए। ठीक है। सेकंड थिंग क्या इसमें हिंदी में रहती है कि लाइक इसकी जो लैंग्वेज है तुम उसको कैसे इंप्रूव करते हो। जैसे अभी ये ग्रेट मैन ऑफ साइंस लिटरेचर एंड आर्ट बिलोंग टू द नो एक्सक्लूसिव क्लास और रैंक ऑफ लाइफ। ठीक है। अब इसमें इन्होंने ट्रांसलेशन दिए, विज्ञान साहित्य और कला के महान व्यक्ति किसी विशेष वर्ग या पद के नहीं थे। ये एग्जैक्ट हो गया कि इसी ऑर्डर में इसको करना है, लेकिन हम इसको कैसे कर दे, विज्ञान और साहित्य और कला के व्यक्ति जो महान थे, विशेष वर्ग थे जो किसी पद के लिए नहीं थे, कुछ इस टाइप से हम इसको वो कर देते हैं। तो अपनी लैंग्वेज को आपको इस तरीके से करना है, जैसे हम रूटीन में क्या यूज कर देते हैं, हम मैं की जगह हम यूज करते हैं, वो गलत है। हम कहते हैं तुम जा रहे थे, तुम क्या किए जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता ना, तुम क्या कर रहे थे, एग्जैक्ट ये होता है। तो इस टाइप से आपको अपनी लैंग्वेज जो है ना डिफाइन करनी है। हिंदी में सब उनको आपकी नॉलेज नहीं देखनी है, उनको ये देखना है कि आप लैंग्वेज पे आपकी क्या कमांड है। क्योंकि लैंग्वेज की कमांड हमें क्यों देखनी होती है, क्योंकि बाद में जो भी ड्राफ्ट्स रेडी होते हैं, कोई पॉलिसी आती है, उसका हिंदी वर्जन हमें रेडी करना होता है। वो कैसे रेडी होगा, उसमें आप मिस्टेक्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि वो पब्लिकली होना है। तो उसके लिए आपकी लैंग्वेज को आपको इस हिसाब से अपना माइंड सेट रेडी करना है कि मुझे क्यों हिंदी पढ़नी है, क्या मिस्टेक्स मुझे आइडेंटिफाई करनी है, कि मैं औरों से मैं क्या मेरे अंदर डिफरेंट है, कि मैं क्या करूंगा जो मेरा जो पॉलिसी है, स्कीम है, वो अच्छी लगेगी। ठीक है। ट्रांसलेशन के लिए आप ये 2 पार्ट करोगे तो आपके लिए आई थिंक मोर देन सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि मैंने यही किया था। सेकंड आता है आपका लेटर। लेटर में आपके साथ मेन इशू क्या रहता है, लेटर में आपका रहेगा कि लेटर में आपका रहता है फॉर्मेट, कि आप फॉर्मेट को कैसे कर रहे हो। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं फॉर्मेट के, मैंने सर से शेयर कर दिए है वो, तो वो आप एक बार गो थ्रू हो जाना। लेटर में सबसे मेन होता है कि आप ये कोमा लगा रहे हो नहीं, ये आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट उसमें है या नहीं है, यहाँ पर आपका कोमा है या नहीं, यहाँ पूर्ण विराम है या नहीं, विषय आपने लिखा है या नहीं। विषय के बाद बहुत लोग क्या करते हैं, पूर्ण विराम नहीं लगाते। ये आपने लिखा है, यहाँ पर महोदय है या महोदया है या कुछ और जो भी आप यहाँ पे आपको देना है, वो यहाँ पर आप कर रहे हो या नहीं लिख रहे हो। उसके बाद इसके जस्ट बिल्कुल, कोई लोग क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, कोई यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं होता लेटर में, जस्ट इसके बिल्कुल यहाँ पर रहेगा नीचे, एक लाइन जैसे ही रहेगी इसके नीचे रहेगी। उसके बाद आपका जो ये वाला रहेगा, ये एक सीक्वेंस में ऐसे जाना चाहिए, ये वाला ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक है। और यहाँ भी आपका ये इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेटर आपका बहुत मैटर करता है। उसके बाद आपने अगर लेटर में 1 या 2 पैराग्राफ बनाने हैं तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग रहेगा। उसके बाद आपने धन्यवाद दिया है या नहीं दिया है, धन्यवाद के बाद आपने प्रार्थी या आपका जो भी है आप लिखते हो नाम, और उसके बाद ये हो गया। ये तो जैसे एक सिंपल लेटर हो गया। उसके बाद कुछ इसमें नहीं है अभी, जैसे दूसरे लेटर आते हैं जो अधिकारियों के, तो उसमें यूज होते हैं, डेमी ऑफिशियल हो गया या जो भी लेटर्स होते हैं, तो उसमें कई बार कैसे रहते हैं, यहाँ पे एड्रेस रहेगा, यहाँ यहाँ पे एक एड्रेस रहता है, यहाँ भेजने वाले का रहता है। ठीक है। और उसके बाद नीचे आप कैसे कुछ संलग्न आपने कुछ अटैच किया है, कॉपी संलग्न जिसको कहते हैं। ठीक है। तो उसको आप वहां पे 1 2 3 करके 1 2 3 वो लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। ठीक है। तो इस टाइप के छोटे 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 मिस्टेक्स होती है ना, ये आपकी याद रहेगी आपको। ठीक है। थर्ड वन फिर आपका आता है सारांश। सारांश में आपको क्या करना है, इस पैसेज को आपको
2-3 टाइम्स रीड करना है। उस टाइम आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ 2-3 टाइम्स आपको क्या करना है, रीड करना है कि आप जो जो ये पैसेज आया है आप इसको इस तरीके से मेमोराइज कर लो कि आपको ये पता लग जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है। सारांश क्या होता है, सिर्फ इसका हमें भावार्थ देना है, ठीक है, कि इसमें क्या कहना चाहता है उसको हम बिल्कुल प्रिसाइज वे में कह दें। जैसे हम यूपीएससी की आंसर राइटिंग करते हैं, हमें बोला जाता है ना बहुत प्रिसाइज वे में आपको लिखना है, मटेरियल तो हमारे पास इतना सारा होता है लेकिन उसको बहुत क्रिस्प करके हम लिखते हैं। तो इसी तरीके से आपको ये सारांश का है कि इसमें जो जो आपको लगे कीवर्ड्स हैं, जैसे सौंदर्य शास्त्र हो गया, मूल्य शास्त्र हो गया, यहाँ पे प्रधान दिशाएं, जिज्ञासाएं, भौतिक शास्त्र, नवनवीन सिद्धांत, मुख्यतः प्रणालियों, परिदृश्य, नीति शास्त्र और आधुनिक, स्वीकारनीय, त्याज्य, ये वर्ड्स हो गए। जैसे 7-8 वर्ड्स मैंने मार्क कर दिए। इसके बाद ये आपके वर्ड्स जो है ना ये यूज होने चाहिए, ठीक है, इनको आप अलग रखोगे और उसके बाद इनको अटैच करके आपको अपनी लैंग्वेज रेडी करनी है। लैंग्वेज थोड़ी इससे डिफरेंट हो सकती है, वो मैटर नहीं करती, लेकिन आप जो इसमें लिखा हुआ है और जो आप लिख रहे हो वो सेम होना चाहिए। कि अगर आपके इसको हम इलेबोरेट करें तो ये कैसे होगा कि इसी को ही डिफाइन करना चाहिए। इसको आप एक या 3-4 2 या 3 बार पढ़ोगे, 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद फिर आप एक बार रफ लिख लो अपनी ही आंसर कॉपी पे, वो क्वेश्चन कॉपी पर लिख लो। क्वेश्चन बुकलेट पे आप जैसे लिखोगे फिर उसके बाद आपको लगेगा नहीं नहीं ये गलत है, क्योंकि मेक श्योर कि आप अपनी आंसर कॉपी में कोई भी कटिंग ना करो। पेपर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई ऐसे नहीं होना चाहिए यहाँ से मैंने कट करके दोबारा लिख दिया, वो अच्छा नहीं लगता है, वो एक बैड इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो तुम्हें अपना एक बार उस पर लिख लेना। मैंने अपने पेपर में ऐसे ही किया था, हिंदी में भी प्रेस ही आती है इंग्लिश में भी आती है, तो मैं दोनों में से मैसेज किया था कि एक बार अपने पेपर पर लिख लिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा समराइज करके दोबारा लिख लिया, क्योंकि इसमें वर्ड्स मैटर करेंगे, आप कितने वर्ड्स लिख रहे हो। और मैंने इसमें जैसे इन्होंने इसको टाइटल नहीं दिया, अगर इनके सब देना चाहते हो, अगर आपको कोई सुंदर सा टाइटल याद आ रहा है जो आपको लगता है अच्छा है तो आप टाइटल भी दे सकते हो, वो मार्क्स ही आपको देगा, आपके मार्क्स को कट नहीं करेगा, इनफैक्ट आपको देगा। तो इसमें आप टाइटल भी ऐड कर सकते हो अगर आपको अच्छा कुछ याद आ रहा हो तो, लेकिन वो तभी देना जब आपको लगता है कि हाँ इससे रेलेवेंट है। तो इसके लिए आप सिंपल, सर आपको ना पैसेज प्रोवाइड कर देंगे, मैंने सर को सोर्स बता दिया, तो वो आप प्रैक्टिस कर लेना कम से कम पेपर से पहले। अभी आपके पास 30 डेज है, तो 30 डेज में आप कम से कम 15 पैसेज ट्राई कर लेना ये वाले, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि मार्क्स फेचिंग है ये। 10 मार्क्स से आराम से 6 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप अच्छा अटेम्प्ट कर दोगे इसे, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन पार्ट जो आपका है व्याख्या, व्याख्या में सबसे हम फेस करते हैं, तो जो ये वाली व्याख्या आ जाएगी आपकी हिंदी वाली, जो सरल हिंदी की व्याख्या है, इसको आपको क्या करना है, ये आपको पैसेज पढ़ना है, इसका कम से कम आप जब एक्सप्लेन करोगे इसको डबल होना चाहिए आपका पार्ट, ठीक है। डबल पार्ट लाइक कि मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है, आप लोकबद्ध को डिफाइन करो, लोकबद्ध क्या होता है, ठीक है। उस अपने अपने उन कर्मों के गुण दोष को डिफाइन कर दो, गुण दोष किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भागी, इनको क्योंकि इसमें हमें एक कोई फॉर्मेट नहीं यूज करना है, सिंपल ये लिखा कि हमारा क्या दिया होगा, आंसर कॉपी पे सिंपल लिख देना मनुष्य, मनुष्य के बाद ऐसे ऐसे करके और लास्ट इसका क्या नहीं सकते, ठीक है, और यहाँ लिख देना गद्यांश। उसके बाद अपना इसको आपको डिफाइन करना है, जैसे लोकबद्ध का सर ने यहाँ पर दिया है सामाजिक प्राणी, ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको कम से कम 1.5 इसकी लेंथ रखना है। जैसे अगर ये इतना है तो इसका एटलीस्ट 1.5 टाइम्स जो है ना आपकी जाए लेंथ। इसको बिल्कुल ये नहीं है कि जितना है इसको इसी को डिफाइन कर दिया। ये बहुत इजी लैंग्वेज दी हुई है, लेकिन आपको इससे भी ज्यादा इजी करना है, और इसमें आप कुछ कोड्स यूज कर सकते हो और कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हो, या कुछ किसी की सेइंग्स है, कुछ भी ऐसा आपको याद आ रहा हो हिंदी में, कोई दोहा याद आ रहा हो, या कोई आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल डाला है, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो इजीली। तो वो जब ऐड करोगे ना तो वो अलग से आपको एक रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ बच्चे ने जो समझा है ना वो बहुत अच्छे से समझना है। इससे वो क्या चेक करना चाहते हैं, आपको पब्लिक डीलिंग करनी है अपनी जॉब में, तो आप पब्लिक की बातों को कैसे समझ रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो,
तो वो आपका इंटरप्रिटेशन का तरीका है कि कई बार क्या लोग क्या करते हैं, इसको नेगेटिव वे में ले जाएंगे। आपको हमेशा अपने पेपर में पॉजिटिविटी दिखानी है, तो इसको पॉजिटिव वे में अच्छे एग्जांपल्स के उसमें आपको दिखाना है कि आपका माइंड कितना एक्टिव है। ये आपको एक पैसेज दिया तो आपको चीजें याद आ रही है, ठीक है। ये तो आप सिंपल हिंदी की 9th-10th की जो टेक्स्ट बुक्स आती है उससे भी कर सकते हो, उसमें भी आता है ये, तो इजीली आपका ये हो जाएगा। इस पार्ट पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा अगर आपको थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो। उसके बाद आपका आ जाएगा, और पैसेज ये देख लेना आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, दोनों पढ़ लेना। ये नहीं, कई बार क्या करते हैं, फर्स्ट देखा फर्स्ट अटेम्प्ट कर दिया। कई बार क्या होता है, सेकंड पैसेज जो है ना बहुत इजी होता है, तो उसको अटेम्प्ट करना, जिसको आप अच्छा एक्सप्लेन कर पाओ उस पैसेज को आपको लेना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पद्यांश। पद्यांश में मैं क्या करती थी हमेशा, मैंने एक फॉर्मेट फॉलो किया था यहाँ पे। तो सबसे पहले, क्योंकि इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सरलार्थ, ठीक है, सरलार्थ, ठीक है, सरलार्थ हो गया। उसके बाद मैं इसको डालती थी कि इसका संदर्भ क्या है या प्रसंग। कई बार क्या होता है, रहीम के दोहे होते हैं, कबीर के होते हैं, तुलसीदास के होते हैं, ये सब हमें ना इजिली पता होते हैं। कबीर का आएगा तो हमें पता है कबीर ग्रंथावली से आएगा, तुलसीदास का आएगा तो हमें पता होता है, तो उनके बुक्स के नाम एक दो हमें पता होते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी पता है ना, प्रसंग में हम ले सकते हो, प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी के संदर्भ में लिया गया है, हिंदी की किताब से लिया गया है। तो इसमें हमेशा गद्यांश में लेखक आएगा और पद्यांश में कवि यूज होगा। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। कभी क्या करते हैं हम, गद्यांश में भी कवि कह देते हैं और पद्यांश में लेखक कह दिए। कवि हमेशा दोहे के लिए होता है और लेखक हमेशा गद्यांश के लिए होता है। उसमें आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फॉर्मेट लेती थी शब्दार्थ, ठीक है। इसमें शब्दार्थ आपको क्या करने हैं, जैसे अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ, जाको, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे जाको, जाको मतलब जिसका, ये हमें पता है ऑलरेडी, सबको पता है ये, ठीक है। लेकिन क्या है कि सिर्फ हम इसमें लिखते नहीं है, हमारे क्या होगी, प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ गया। अदरवाइज इसमें क्या किया, हिंदी में व्याख्या कीजिए, हम क्या करते हैं, इसको लिख के सीधा व्याख्या कर दी। लेकिन अगर इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो एक हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, जिसका सिलेक्शन हुआ और जिसका नहीं हुआ उसकी कॉपी में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, रिप्रेजेंटेशन का। कोई उसको किसी तरीके से क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉप सब पढ़ा सबने सेम है, सबके पास सेम मटेरियल है, ठीक है। क्या पता आप लोग 10 लोग बैठे हो, सेम कोचिंग से सेंटर से हो, लेकिन क्या है कि क्या पता तुमने अच्छा रिप्रेजेंट कर दिया, तुमने अच्छा रिप्रेजेंट कर दिया, तुमने नहीं किया, तो वो डिफरेंस एक क्रिएट करता है। उसके बाद एक हैंड राइटिंग का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे जाको हो गया, अंधला अंधा, चेला खरा, खरा जो बिल्कुल, वो निरंत बिल्कुल ही अंधा है वो तो, ठीक है। अंधे अंधा ठेलिया, जो एक दूसरे को धकेल रहा है, ठीक है। कूप, कूप सबको पता है कुआं, दोनों दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ना अपना ये करना है कि आप जिसमें जो जो वर्ड्स आपको पता है ना, कम से कम 5 से 6, आप 5 से 6 तो वर्ड्स का आप यहाँ पे शब्दार्थ देना है, आपको मीनिंग बताना है, तो ये आपके रिप्रेजेंटेशन में हेल्प करेगा। हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स इसको आपको एक्स्ट्रा मिलेगा औरों से, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा इसमें फिर व्याख्या आ जाएगी। शब्दार्थ हो गए, यहाँ प्रसंग हो गया, ठीक है। कबीर जरूर कर लेना, कबीर की मैंने ना एक सर्च की हुई थी फाइल, मैंने कंपाइलेशन की हुई है, सर तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे। कबीर हो गया, रहीम हो गया, तुलसीदास हो गया, रामधारी दिनकर हो गया, और अ, वो 2-3 है और होता है, मैं बता दूंगी तुम्हें, ठीक है। उसके बाद व्याख्या आ जाएगी, ठीक है। व्याख्या को कभी कभी कोई लिख देते हैं सरलार्थ, सरलार्थ मतलब सरल प्लस अर्थ। तो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि एक एक लाइन को आप किस तरीके से, इतनी है आगे थे सदगुरु मिले, कि आगे जो थे सदगुरु मिले थे, सदगुरु कौन है, भगवान जो है उनके, गुरु जो है उनके, वो मिले थे। दीपक दिया, जिन्होंने मेरे हाथ में दीपक दिया था, मुझे ऐसा ज्ञान दिया था उन्होंने जो मुझे कहीं से नहीं मिल पा रहा था। तो उसको थोड़ा इलेबोरेट करना है आपको, कि ये नहीं कि सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करके इसके साथ 1-2 लाइन और ऐड करो, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो।
उसके बाद इसमें आप दे सकते हो विशेष। विशेष के लिए 2-3 लाइन बिल्कुल इजी है। भाषा अत्यंत सरल व सहज है। कवि ने इसमें कहने की क्या कोशिश की है? कवि ने इसमें सदगुरु के महत्व को बताया कि लोग कैसे हमारा मिसयूज करते हैं, लेकिन सतगुरु ने हमें ज्ञान के मार्ग को दिखाया है। ठीक है, इसमें फिर आपको एक दो अलंकार याद कर लो। जैसे सिंपल से अलंकार बताती हूँ। अनुप्रास है, अनुप्रास द ये अनुप्रास हो गया यहाँ पे। ठीक है, जब वर्ड ये वाला रिपीट होता है ना, ये अनुप्रास होता है। यमक में जब दो वर्ड एक साथ आ जाते हैं, तो ऐसे एक दो अलंकार आप याद कर लेना, वो अलंकार मोस्टली मिल जाते हैं और अनुप्रास तो मिल ही जाता है। तो एक लाइन तो आपको बिल्कुल लिखनी है, भाषा अत्यंत व सरल व सहज है। कवि ने अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश की है, बहुत सहजता से, बहुत विनम्रता से अपने भावों को व्यक्त किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि कवि ये कहने की कोशिश कर रहा है, कवि का भाव क्या है 2 लाइन में। तीसरा, अगर आपको कोई अलंकार पता है या कुछ भी व्याकरण का कुछ ऐसा पता है, तो वो आप इसमें ऐड कर देना, आपके 4 पॉइंट विशेष के ऐड हो जाएंगे। ये आपका एक पूरा जो है ना फॉर्मेट बन जाएगा पद्यांश के लिए। जो हाँ बिल्कुल, कुछ भी जो आपको पता है कि हाँ इसमें ये यूज हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे आके लिख दो ना। जैसे अब आपने मुहावरेदार शैली बोला, अगर आपको अलंकार नहीं पता, आप लिख दो मुहावरेदार शैली यूज की गई है, या कुछ भी जैसे आता है सब। किसी की हिंदी में बहुत अच्छी कमांड होती है व्याकरण पे, वो आप एकदम कर सकते हो। कुछ भी लिख दो आप, कुछ भी, डजेंट मैटर, उसको सामने वाले को पता होना चाहिए, और इतना कोई चेक भी नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है विलोम। विलोम में मैं ये तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, विलोम ये कि तुम्हें अच्छे से करना है इसको, एटलीस्ट ग्रामर को ना डेली के तुम ग्रामर को ना 30 मिनट्स दो। मैं हमेशा, मेरा 1.5 आवर रहता था हिंदी के लिए, इसके लिए मैं 15 मिनट ट्रांसलेशन मेरी कंफर्म थी, क्योंकि मेरी ट्रांसलेशन बहुत 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 बेकार थी। अगर मैं अपनी तुम्हें फर्स्ट ट्रांसलेशन बताऊं और उसके बाद लास्ट वाली बताऊं, इतना बिग डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं, मेरा डेली का टारगेट रहता है 15 मिनट में ट्रांसलेशन को देती थी। उसके बाद में 30 मिनट्स ग्रामर पढ़ती थी, चाहे मैं विलोम करूँ, चाहे संधि करूँ, शुद्ध अशुद्ध करूँ, तो इसको मैं जरूर करती थी। उसके बाद जो मेरा 45 मिनट्स रह जाती थी, उसमें या तो मैं एक लेटर लिखती थी, या एस्से लिखती थी, या फिर ये सारांश करती थी। तो एक एक पार्ट में करती थी। डेली का मैंने एक रूटीन बनाया हुआ था। और सबसे मेन, हिंदी में आपको हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो 30 मिनट्स डेली देने, इससे क्या रहेगा, इससे आपके 2 बेनिफिट हो जाएंगे। एक तो इससे आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। ये नहीं है कि इसको मेमोराइज करना, इसको लिख के देखो, हैंड राइटिंग इंप्रूव होगी। सेकंड थिंग क्या होगी, कॉमन मिस्टेक आप आइडेंटिफाई करोगे कि कॉमन मिस्टेक्स आप क्या क्या करते हो। बिंदु की गलती करते हो, आधे न की करते हो, वर्ड्स बनाने की होती है। जैसे अब मैं बताती हूँ, न हमेशा नो ऐसे बनता है, लेकिन हम कई बार ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ण ऐसे बनेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे। मात्रा है, ये ऐसे जानी होती है, ठीक, यहाँ पे जानी होती है, लेकिन हम इसको आधे क पे ले जाते हैं। ये सारी जो बातें है ना तुम्हारी यूज होती, ये आइडेंटिफाई होती है हिंदी के पेपर को चेक करने में। बिंदु है, ये जैसे संक्षेपण में बिंदु आई, इसको हम क्या करेंगे, श पे लगा देंगे, अक्षर पे। तो ये बिंदु स पे आनी है, तो स पे ही आएगी। ठीक है, ये वाला र है, हम प की जगह इसके नीचे ऐसे र लगा देंगे। ये ऐसे नहीं होगा, जिसके नीचे ऐसे र लगेगा ऐसे लगेगा, जिसके नीचे ये लगेगा तो ऐसे ही र लगेगा। ये आधा ल है, द ये आ गया, दिरोदात हो गया। इसको द को हम ऐसे करके और इसको ऐसे ऐसे डाल देते हैं, ऐसे नहीं होगा, इसको एग्जैक्ट वे में आपको आना चाहिए। कॉमन मिस्टेक आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके वर्ड्स कैसे बन रहे हैं, क्योंकि वर्ड्स हमें आदत नहीं होती ना। आप भी यहीं आ जाओ अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। और थर्ड आपका क्या होगा, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वोकैब हमें किस किस के लिए चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए हमें वोकैब चाहिए, एस्से के लिए सबसे मस्त है वोकैब आपकी हिंदी की। जो वोकैब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आने चाहिए जो बिल्कुल प्योर हिंदी हो, लेटर में आपकी वोकैब यूज हो जाएगी। उसके बाद आपको जितनी भी ये व्याख्या करनी है उसमें आपकी वोकैब यूज हो जाएगी, क्योंकि एक वर्ड के 2 से 3 मीनिंग है। वो आपको कैसे पता लगेंगे, जब आप डिफरेंट वोकैब पढ़ोगे, हिंदी से यूज टू हो जाओगे। तो ये आपको जो 30 मिनट्स की ग्रामर है ना, आपके 3 काम,
3 तो ये हो गए। उसके बाद ये जो खुद की ग्रामर के ही है तुम्हारे 25 मार्क्स हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि इसमें मार्क्स डिडक्ट होने के कोई चांस नहीं होते अनलेस और अनटिल आप कोई मिस्टेक ना करो। ये वर्ड्स की, जैसे अब ये पल्लवन है, इसमें दोनों कई बार दोनों आधे ल लगा दिए या दोनों पूरे ल लगा दिए। तो इस टाइप की मिस्टेक बहुत कॉमन होती है जो हम रूटीन में फ्लो में कर देते हैं। और सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, तो ये र की गलती करते हैं, मात्रा की करते हैं। अब जैसे ये वाला है तृप्ति, है तृप्ति को कोई पता है कैसे लिखेगा, ऐसे, लेकिन ये मात्रा कहाँ आनी थी, त पे, त तक जानी थी, लेकिन हम इतनी एफर्ट्स ही नहीं लगाते कि इसको यहाँ तक ले जाएं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे अपनी हैंडराइटिंग सुधारो। अभी भी तुम्हारे पास 31 मार्च को तुम्हारा मेंस होना है, 25 दिन है, 25 दिन में तुम अभी भी अपनी ना हैंडराइटिंग सुधार सकते हो यहाँ पे। और हिंदी पे फोकस करना है, हिंदी मार्क्स देता है तुम्हें। जैसे अभी यहाँ पर तुम्हारे वर्ड्स आ जाएंगे, अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित में फिर तुम छोटा ऊ बड़ा ऊ, अगर ये वाली गलती हो जाती है ना, तो समझ लो तुम्हारे व्याकरण का वो मार्क्स नहीं देते, कुछ भी पूरा काट देते हैं। ठीक है, ग्रहित में ग ऐसे लगा दिए, गरिष्ठ, मैथिली शरण, ये मतलब इसमें है कि ये तुम्हें इससे पता लगेगा। हलंत है, हलंत नहीं याद रखते लोग, क्या करते हैं इसको ऐसे ही कर देंगे। उसके बाद ये शुद्ध अशुद्ध से तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे हमारी क्या क्या कॉमन मिस्टेक होती है। इसमें तुम्हारा एक बिंदु का कोई आ रहा है, उच्छिष्ट हो गया। जैसे अगर हम इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे, अगर इसको, इसकी मात्रा यहाँ तक जाएगी, इसमें भी अगर हम इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, हमें लगता है कि शायद छ आधा आ जाएगा, आधा च आ जाएगा। तो ये सब जब लिख के प्रैक्टिस करोगे ना, तब तुम्हें आइडेंटिफाई होगा कि ये कैसे हम मिस्टेक हमें आइडेंटिफाई करनी है। कभी कभी क्या होता है, हमारी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है, कोई किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करता है, कोई कैसे प्रोनाउंस करता है, तो वो एक डिफरेंस होता है, वो आपको आदत डालनी है। हिंदी बहुत सिंपल है, अगर कोई ढंग से करना चाहे तो सिर्फ थोड़ा सा आपको फोकस करना है। उसके बाद आता है आपके युग्म शब्द। युग्म शब्द में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं जो हमें नहीं याद होते। ठीक है, अब एक बहुत कॉमन शब्द रहते हैं जो हमारी नॉर्मली लैंग्वेज में भी यूज नहीं हो रहे, तो हम इसको कैसे करें। इसका जितना कर सको तुम ना, अगर तुम एक भी याद है ना, तुम्हें तो एक को याद करो। और एक इसमें होता है कि इसको कैसे हमें सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है, अगर सेंटेंस में तुम इसको सिंगल में भी यूज कर सकते हो, सिंगल सिंगल बना दो। ठीक है, या तुम्हें अगर इसको कंबाइंड फॉर्म तुम्हें पता है, तो तुम कंबाइंड एक सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, अभेद अभेद्य, तो इसको कैसे आप इसको सेंटेंस बनाने हैं आपको। अभेद, भेद का भाव, अभेद्य जो पुराना, अभेद्य जिसको भेदा ना जा सके, कि ठीक है। तो जैसे इन्होंने अब अलग अलग दे दिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको, अगर अजर अजीर, तो अगर आपको कोई कंबाइंड सेंटेंस आता है तो आप कंबाइंड सेंटेंस भी यूज कर सकते हो, कि उसमें आपका जो मतलब है ना, सामने वाले को आइडेंटिफाई होना चाहिए। और अगर आपको सिंगल सिंगल सेंटेंस आते हो तो आप सिंगल सिंगल सेंटेंस याद कर लो। और ये भी तभी आएगा, इससे आपको डिफरेंट वर्ड्स पता लग रहे हैं कि एक जैसे वर्ड्स है, जो मैं अभी आपको बता रही थी ना कि प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। अगर हम अभेद अभेद्य, अगर इसको प्रोनाउंस करें तो कोई क्या करेगा, भेद अभेद, तो वही बात हो गई ना। लेकिन अगर इसको हम ढंग से प्रोनाउंसिएट करें तो अभेद्य है, वो द है। तो ये डिफरेंस होता है जो हमारी हिंदी में हमें पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप इस चीज को फेमिलाइज हो जाओगे ना, इसको ध्यान रखना, इस पे फोकस करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, युग्म शब्दों में क्या डिफरेंस है। अदरवाइज हमें सारे वर्ड्स एक जैसे लगते हैं। उसके बाद आपका मुहावरे। मुहावरे बहुत मोस्टली मुहावरे ऐसे आ जाएंगे जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं अपनी, हमें पता होगा, तो उन्हें आपको अर्थ बताना है और उसके बाद उसका एक सेंटेंस लिखना है। तो वो सेंटेंस, अगर आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग है तो भी आप वो सेंटेंस लिख पाओगे। अदरवाइज हमें ना बहुत अजीब से बच्चों वाले सेंटेंस याद आएंगे। तो तुम्हें प्रोडक्टिव सा होना चाहिए कि हाँ, कोई एक HCS मीन्स बच्चा लिख रहा है कि उसके अंदर कैलिबर है, एक ऑफिसर वाली कैपेबिलिटी, वो है क्वालिटीज, वो एक सेंटेंस बना के लिख रहा है। और कभी भी अपने कोई भी सेंटेंस में कोई भी कंट्रोवर्शियल इशू है या कुछ ऐसा मत लिखना जो सामने वाले को ऑफेंड कर जाए। ठीक है, कोई कास्ट से रिलेटेड नहीं लिखना है, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं लिखना है। ये यहाँ पर ये आपकी इम्पार्शियल नेचर और आपकी न्यूट्रलिटी मैटर करती है। कई बार क्या होता है, हम मुहावरों में ना
मजे मजे में ना कुछ भी लिख देते हैं सेंटेंस। वो चीज आपको अवॉइड करनी है कि वहां पे आप एक मेंस लिखने जा रहे हो, आपको हर चीज का ध्यान रखना है। आपकी वहां पर लिखा हुआ हर एक वर्ड मैटर करता है कि आप, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है वो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है वहां पे। उसके बाद ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ये ग्रामर की बुक से बहुत है, उसमें ऑलमोस्ट हो जाएंगे। ये भी तभी हो जाएंगे कि आपको सारा पता होगा। ये आपका कहाँ पे यूज होगा? सारांश में। जब वन थर्ड आप करोगे ना, तो कई बार आपको ऐसे ही मिल जाएगा और आपको एकदम से रिकॉल हो जाएगा, अरे मैंने वो वहां पे ना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किया था, वाक्यांशों के लिए एक शब्द था, मैं उसको यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप के वर्ड्स आपको तब काम आएंगे। आपको ऐसे अपना प्रिसाइज वे में लिखना है, लेटर आपको प्रिसाइज वे में लिखना है। आपको पता है कि मेरे पास इतना ही स्पेस है, मुझे लेटर इतने में ही अपना खत्म करना है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि अब मेरे को अगर ये याद है ना, तो मैं वहां पे यूज कर सकती हूँ, और उससे क्या होएगा, मेरा ऐसे और मेरा जो लेटर है बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरा वन जो प्रिसाइज राइटिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं। हिंदी के जो एक पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो और कैंडिडेट ने आई थिंक नहीं यूज किएंगे, लेकिन मैंने यूज किए हैं। तो वो आपको एक एज देता है, और सिर्फ 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आ जाता है, और वही आपको टॉपर बना देता है, और वही आपको लिस्ट से बाहर कर देता है। ठीक है। उसके बाद आता है संधि। संधि आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। संधि में संधि बहुत सिंपल होती है, संधि इजीली कर लोगे आप। आपको उसको देखते ही पता लग जाएगा कि इसमें क्या है। तो इसके रूल्स याद कर लेना सारे। ठीक है। मैंने सर को एक अपने नोट्स की दी हुई है रूल्स की, वो आप कर लेना, उसमें मैंने सारे रूल्स लिखे हुए हैं। जैसे इसमें पता है कि छोटी ई छोटी ई प्लस बड़ी ई, ये बनाएगी बड़ी ई। ठीक है। माध्वाचार्य, इसमें अगर छोटा ऊ प्लस आ हो जाएगा, तो जो इसके पहले वाला वर्ड है वो आधा हो जाता है, और ये वो हो जाता है। ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये रूल्स याद रहेंगे ना, तो आप इजीली वहां पे कर दोगे। सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या है। ये कोई वर्ड ऐसा आ गया हमें पता ही नहीं लगा किसकी संधि क्या बनेगी, इसको ब्रेक करना। आपको अगर रूल्स याद है ना, तो आप यहाँ पे कर लो कि कितने वर्ड्स आप संधि विच्छेद करोगे। ये तो नेवर एंडिंग हो जाएगा कि आप कितना भी कर लो। सिर्फ संधि जो है ना रूल्स बेस्ड है, आपको रूल्स सारे याद होने चाहिए। कभी कभी इसमें संधि में ना ये भी पूछ लेता है, एक एक क्वेश्चन पेपर में आई थिंक था कि कितने टाइप की संधि होती है। तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये संधि के टाइप्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि ग्रामर ही आएगी, आपसे इसकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है संधि की, तो वो आपको रेडी करना है। ऐसे ही जितने पत्र होते हैं, प्रशासनिक हो गया या अर्थशासक हो गया, तो उनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो वो एक नोट्स बना लेना अपने कि हाँ इसकी डेफिनेशन ये, इसमें ये पॉइंट होता है, और उसमें हमें फॉर्मेट देना होता है। तो सिंपल एक फॉर्मेट आपको बनाना है और वो दे देना है। तो वो आपको थोड़ी सी मेहनत हो जाएगी, लेकिन आप अगर इस पे फोकस करोगे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। उसके बाद सबसे मेन आपका आता है हिंदी का ऐसे। हिंदी के ऐसे में मैं क्या क्या करती थी, सबसे पहले तो अपना जो इंग्लिश ऐसे की तरह होता है ना, ये आपको इंग्लिश ऐसे की तरह जो हम यूपीएससी में लिखते हैं, हमारा क्या रहता है, इंट्रो, बॉडी पार्ट, और उसके बाद कंक्लूजन। यही सेम उसमें रहता है यू आंसर राइटिंग में। ठीक है। तो इंट्रो में आप कोई एनेक्डोट दे सकते हो, कोई स्टोरी आपको पता है वो आपने दे दिया, या कोई आपको किसी ने कुछ कहा है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। कोई आपको कोई और एग्जांपल याद आ रहा है, कुछ लेटेस्ट हुआ है वो याद कर सकते हो, कोई डेफिनेशन है वो कर सकते हो। तो हिंदी की ऐसे ही है कि सबसे मेन तो इसकी लेंथ का आपको रहेगा, 30 मार्क्स का है। एटलीस्ट 3.5-4 पेज आपको जो आंसर कॉपी के रहेंगे। 4 पेज तो आपको फील करने हैं। मैं 4.5-5 के अराउंड, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है मैं कितने करके आई थी। एक आप इसको पहले आप इसको एक रफ चार्ट बनाना है कि मैं एक अपना बना लूं कि मुझे ये पॉइंट्स देना है। ठीक है। तो पहले इंट्रो में, जैसे इसमें हम संसद में महिला आरक्षण है। ठीक है। महिला आरक्षण से रिलेटेड अगर हम स्टार्ट करें, इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेटेस्ट कोई आपको इंटरनेशनल कंट्री का कोई डाटा याद है, जैसे न्यूजीलैंड में ज्यादा वहां पर वुमेन का जो है ना ज्यादा है, पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या हो रहा है, वहां की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर रही है। तो वो आप दे सकते हो कि यहाँ पर मैंने ये स्टार्ट किया भाई, वहां पर वुमेन थी। या फिर अपना जो अभी संसद में नया बिल आया उससे स्टार्ट कर सकते हो कि अभी आरक्षण मिलना चाहिए। पंचायत का स्टार्ट दे सकते हो, पंचायत में 50% हो सकता है, हरियाणा दे रहा है। ठीक है, आप हरियाणा का यहाँ पे दे सकते हो, या कुछ और आपको याद आता है। एक आप क्या स्टार्ट कर सकते हो, दोहे।
हिंदी में ना काफी सारे दोहे मिल जाते हैं आपको। ठीक है, जैसे हमारे टाइम पे ऐसे वुमेन से रिलेटेड आया था, तो मैंने उसमें एक लिख दिया था कि एक कोट थी, अगर इंडिया की वुमेन, अगर किसी भी कंट्री की आपको दशा देखनी है तो उसमें क्या है कि उसकी वुमेन को देख लो कैसी है, ठीक है, उसकी इकोनॉमी देख लो। मैं जैसे पोइट्री लिखती हूँ तो मेरे साथ क्या रहता है कि मैं ऑन द स्पॉट शायरी बना देती हूँ, ठीक है। और जैसे मोदी जी के स्लोगन रहते हैं, सबका विकास, तो इस टाइप के स्लोगन्स जो है ना, आप अगर ऐसे में यूज करोगे तो अच्छे लगेंगे। एक मैंने यूज किया था, मैंने काफी सारे ना डिफरेंट, मुझे पता था कि ये थीम आती है, तो उन थीम्स पे ना एक 7-8 थीम्स होती है और उसपे 5-6 चीजें रेडी कर लो। मैंने एक बड़ा पुराना था, मेरे ब्रदर ने मेरे को स्कूल टाइम में बताया था कि वो वुमेन से रिलेटेड था कि कितनी गीता ट्रेन की पटरी पे कूद जाती है, कितनी गीता लहूलुहान हो जाती है, कौन कूदी कुओं में, कौन कूदी मीनारों से, कौन गिनेगा इनकी संख्या, रोज रंगे अखबारों में। तो मेरे को ये स्कूल टाइम के याद था, तो जैसे वुमेन से रिलेटेड आया मैंने उसमें डाल दिया। ऐसे ही आपका पर्यावरण से रिलेटेड आया, पर्यावरण पे बहुत सारे हैं कि कैसे आपको करना है, तो अपना भी कोई स्लोगन बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो स्लोगन सुपर हिट हो रखे हैं, फेमस है, या किसी ने बोले हैं, किसी ने यूज किया, वही है। अगर आपके अंदर थोड़ी सी कैपेबिलिटी है वो बना दो। तो मेरी अप्रोच यहाँ पर थी कि दोहे से स्टार्ट कर दो, दोहे से एंड कर दो, ठीक है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप ये बीच में यूज कर दो। उसके बाद आपका बॉडी का पार्ट, जो ये बॉडी का पार्ट रहेगा, हिंदी में सबसे बड़ी क्या रहेगी, हम इसका फ्लो मेंटेन नहीं कर पाते। हमने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा, यहाँ कुछ लिखा। आपका जो ऐसे है ना, वो कॉन्टिन्यूटी में लगना चाहिए कि लाइक आपने डिफरेंट डायमेंशन स्टार्ट की, मैंने सोशल डायमेंशन स्टार्ट की, तो सोशल को मैं कैसे इकोनॉमी से रिलेट करूंगी, फिर उसको मैं पॉलिटी से कैसे करूंगी, ज्योग्राफिकल में उसको कैसे रिलेट करूंगी, उसका अगर मेरे को जो नेक्स्ट होना है ना मेरा पैसेज स्टार्ट, उसका जिक्र इसमें थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम अपना जो एक रफ चार्ट, फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, कि हाँ हमें पता होना चाहिए कि ऐसे का ड्राफ्ट रेडी करना है आपको, कि मैं इंट्रो में ये यूज करूंगी, मेरा फिर बॉडी पार्ट आ जाएगा, बॉडी पार्ट में मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ में ये रहेगा। पैरा जरूर बनाने हैं ऐसे में, ये नहीं है कि तुमने बॉडी का सिर्फ एक लंबा सा इतना लंबा पैरा स्टार्ट कर दिया, ऐसे कुछ नहीं करना है। छोटे छोटे पैरा बनाओ, ठीक है। मैं फर्स्ट पैरे में ये डायमेंशन इतनी इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, सेकंड में मेरी ये वाली डायमेंशन रहेगी, थर्ड में ये रहेगी, फोर्थ में ये रहेगी। उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स डालने हैं अपने, अच्छा मेरे को ये वाली रिपोर्ट का पता है, ये एग्जाम्पल्स पता है, और उसी टाइम पे आपको कुछ कीवर्ड्स याद आ रहे हैं जो आपने अपने व्याकरण से याद किए थे, और आपको ऐसे अपने क्वेश्चन पेपर से भी कुछ कीवर्ड्स मिल जाएंगे, 5 से 6 वर्ड्स क्वेश्चन पेपर से पक्का मिलते हैं। मेरी अप्रोच ये रहती थी, मैं हमेशा क्वेश्चन पेपर को भी यूज करती थी अपने उसमें, तो 5 से 6 वर्ड्स वहां से उठाए, यहाँ पे अपने कीवर्ड्स लिख लिए कि मेरे ऐसे में ये कीवर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि हिंदी में वो आपकी वोकैब कर देखेंगे। और इसको बहुत पेशेंटली लिखना है आपको, ये नहीं है कि स्पीड में लिखते चले गए। हैंड राइटिंग का ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक का ध्यान रखना। अगर ऐसे में एक बिंदु की, एक मात्रा की और एक हलंत की गलती हो गई, आराम से आपके 2 नंबर गए। 30 मार्क्स का ऐसे है, टारगेट रखना है 23 मार्क्स का। 23 का टारगेट रखोगे जब जाके तुम्हारे 16 से 17 मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसमें लेंथ का भी रहेगा, वोकैब का भी रहेगा, कॉमन मिस्टेक का भी रहेगा, फ्लो का भी रहेगा, और आप किस तरीके से ऐसे को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पैराग्राफ बना रहे हो, सामने वाले को बहुत इजी होना चाहिए। अपने से लेकर देखो, अगर मैं तुम्हें कोई कॉपी दूं, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, तो तुम्हें क्या आएगा, गुस्सा आएगा, कोई फ्लो नहीं होगा, तो तुम्हें लगेगा क्या है यार, क्या लिखा है, वो पूरा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा ना। तो आपको सामने वाले को अपने पेपर में इंडल्ज करना है कि आपको उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, कि सामने वाले को इंटरेस्ट आएगी, हाँ भाई बड़ा अच्छा लिखा है, मेरे को पढ़ना है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसके मन में। तो उस आपको साइकोलॉजी से खेलना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या क्या पॉइंट रहे, लेंथ का मैंने तुम्हें बता दिया, ग्रामर का भी बता दिया, ट्रांसलेशन का भी हो गया, और ऐसे का भी हो गया। और इसमें तुम, और इसको फिर उसके बाद कंक्लूजन आ जाएगा तुम्हारा, कि लास्ट में तुम इसको कंक्लूड करोगे। जब कंक्लूड करना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारा जो कंक्लूजन, अगर मानो तुम अपनी बॉडी पार्ट में 6 पैराग्राफ्स दे रहे हो, ठीक है, तो फिफ्थ ही पैराग्राफ से तुम्हारा कंक्लूजन से रिलेटेड चीजें शुरू होनी जानी चाहिए। ये नहीं है कि 6 करके एंड में कंक्लूजन दे दिया, ऐसे नहीं करना है, फ्लो मेंटेन करना है हमें।
कि इसमें आप फ्लो कैसे मेंटेन करोगे। कि फिफ्थ आ गया मेरा पैराग्राफ, फिफ्थ में मैंने थोड़ा थोड़ा जिक्र करना शुरू किया कि मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ। उसके बाद सिक्स्थ में उसको काफी हिंट दे दी और सेवंथ में आके, और कंक्लूजन जो है ना हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और हरियाणा का पेपर है तो उसमें तुम हरियाणा का पर्सपेक्टिव जरूर डालोगे। हरियाणा की कोई तुम्हें स्कीम याद है, ठीक है। सीएम की कोई, सीएम ने कुछ बोला है वो याद है, या हरियाणा का कोई डाटा तुम्हें पता है, या हरियाणा की कोई अगर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, कोई प्लेस है, कुछ भी है, अगर आपको पता है, ऐसे में हरियाणा पर्सपेक्टिव मस्ट है। ये नहीं है कि ये तो सिर्फ आपका वो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको जरूर याद करना है कि हरियाणा जीके यहाँ पे तुम्हारी काम आएगी, कि तुम्हें थोड़ा सा भी पता है ऐसे में डाल दो। जैसे अभी यहाँ पे संसद में महिला आरक्षण है, हरियाणा का पंचायत का तुम डाल सकते हो, हरियाणा का विधानसभा का डाल सकते हो। आधुनिक जीवन और सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से रिलेटेड हरियाणा में डाल सकते हो डाटा कि क्या चल रहा है हरियाणा में, कितने ही लोग यूज कर रहे हैं उस चीज को। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तकनीकी विकास और रोजगार है। अब इसमें, अब रोजगार में हम अगर अनएम्प्लॉयमेंट में जाए तो हरियाणा का एक सर्वे आया था जिसमें 50% के, लेकिन वो सर्वे नहीं था सही, लेकिन जो हरियाणा का एक्चुअल जो गवर्नमेंट कहती है वो आपको इसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद विकास एवं पर्यावरण है। विकास एवं पर्यावरण में आप ये डाल सकते हो कि कैसे, किस तरीके में एनवायरनमेंट को लेकर हम कैसे इसको विकास कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी मोरनी हिल्स आ जाती है, अरावली का कुछ पार्ट हमारे हरियाणा में आता है, उसके बाद डोसी की पहाड़ियां आ जाती है, तो उनका जिक्र आपको करना है पर्यावरण में कि हम वहाँ पे कैसे स्टेप्स ले रहे हैं। माइनिंग जो होती थी, माइनिंग हो रही थी मेवात के एरिया में, उसको हमने कैसे अपोज किया, तो स्टेप लिए, पर्यावरण को भी बचाया और वहाँ डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से, तो आपको ना ये चीजें डालनी है। कोई भी आप स्कीम, नेशनल स्कीम डाल रहे हो, उसमें हरियाणा ने क्या किया, हरियाणा का पर्सपेक्टिव डालो। एसडीजी गोल्स है, हरियाणा क्या कर रहा है ये डालो। हरियाणा ने लड़कियों के लिए क्या स्कीम्स चलाई है, डिसेबल के लिए क्या स्कीम्स चलाई है, सैनिकों के लिए क्या स्कीम्स चलाई है, इस टाइप की जो रहेगी ना आपको डालनी है स्कीम्स, कि ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ हरियाणा के बारे में इसको पता है और हरियाणा की चीजों को हम ऐसे में यूज कर रहे हैं। कोई आर्ट एंड कल्चर से आ गया तो हरियाणा के जितने भी डिफरेंट वो है, वो आप लोकेशंस डाल सकते हो कि हाँ यहाँ पे ब्रह्म सरोवर में ये हुआ था, गीता जयंती का मेला हुआ था, सूरज कुंड हम गए थे। तो इस टाइप की चीज अगर आप इसमें करोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। बाकी तो रिटर्न प्रैक्टिस आपको करनी है और कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी कि कहाँ पे क्या क्या होती है। मेरी तरफ से तो दैट्स ऑल। अगर इनकेस कोई क्वेश्चन है तो बता दो। वैसे मैथ वगैरह यूजुअली ना आंसर राइटिंग में बनाते हैं, अगर अवॉइड करो, अगर इनके स्टिल आप बनाना चाहते हो तो कोई इसका ड्रॉबैक भी नहीं है, लेकिन अवॉइड करो क्योंकि ये जीएस का पार्ट नहीं है आपका। जीएस के पार्ट में आप करते तो इसमें आप मैप बना सकते थे, इसमें तो आपकी वोकैब चेक होनी और आपकी नॉलेज और आपका फ्लो, कि आपकी लैंग्वेज पे क्या कमांड है, आप उसको कैसे लेकर जा रहे हो। ऐसा नहीं है ना कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया फिर मैं वहां चली गई फिर यहाँ चली गई और फिर मैं वापस यहाँ से स्टार्ट करूँ, वो आपका फ्लो इनको चेक करना है, ठीक है। तो मैप तो मेरी अकॉर्डिंग तो अवॉइड करना चाहिए, बाकी अगर इनकेस आप बनाना चाहो तो कोई इश्यू नहीं है। And- जैसे महिला का टॉपिक है कोई भी, तो मुझे मतलब मैं संस्कृत के होते हैं बिल्कुल वो आप यूज कर सकते हो संस्कृत के दोहे, वो तो सबसे बेस्ट है। महिला का तो कोई भी आ जाए, वो वाला तो आपको संस्कृत का डालना ही डालना है। यत्र नर्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता। तो ये शुरू में डालते हैं, शुरू में जैसे एनेक्डोट डालते हैं, हाँ उसके बाद बीच में भी डाल सकते हो आप इसे। आपको अपने ऐसे का टॉपिक देखना है क्योंकि जैसे महिला से रिलेटेड आ गया, ये महिला से संसद आ गया, लेकिन एक बार आ गया था कि कृषि में महिला का क्या योगदान है। तो इस टाइप से टॉपिक घूम फिर के आएगा, तो उसमें आपको ये देखना है कि आपका ऐसे का फ्लो कहाँ पर, आपका वो दोहा जो है फिट कहाँ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप उसको उसमें घुसा रहे हो, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। जो आपने डाला है उससे, उस चीज से आपका रिलेट होना चाहिए। तो आपको वो खुद डिसाइड होगा आपके ऐसे के फ्लो से कि आपको स्टार्टिंग में डालना है, बीच में डालना है, कंक्लूड करना है उससे, ठीक है। अभी जैसे मैं तुम्हें कुछ श्लोक्स बता दूं तो अगर मैं बोलूं, शायद तुम उसको स्टार्टिंग में डालो लेकिन तुम उसको एंड में डालोगे, क्योंकि ऐसे तुम दोनों के डिफरेंट रहेंगे और सामने क्या पता ये बीच में डाल दे उसको। तो वो वेटेज तो उतना ही देगा, लेकिन तुम्हारे ऐसे का फ्लो डिसाइड करेगा, उससे तुम्हारे ऐसे का कंटेंट डिसाइड करेगा कि वो कहाँ पर फिट होता है, ठीक है। यहाँ पर वो वन फिट अप्रोच नहीं चल पाएगी क्योंकि सबका कंटेंट अलग है, सबका सोचने का नजरिया अलग है, ठीक है। तो वो इस चीज पे डिपेंड करेगा। सपोज गद्यांश शब्द जैसे
कवि का नाम या लेखक का नाम बताओ तो उसे कैसे approach करें? उसको आप प्रसंग छोड़ दो उसमें, ठीक है। शब्दार्थ तो आपको तब भी पता होंगे, क्योंकि अगर आप व्याख्या कर रहे हो तो आपको शब्दार्थ पता ही है, ठीक है। तो उसको आप सिंपल शब्दार्थ से स्टार्ट करो, व्याख्या दे दो, या सिंपल सी बोलो कि अगर प्रसंग में डालना है कि प्रस्तुत गद्यांश कवि ने हिंदी की बुक्स किताब से ली है, ठीक है, जो भी है सिंपल डाल सकते हो, बुक का नाम मत दो। तो शब्दार्थ से स्टार्ट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, शब्दार्थ तो पता है ना, व्याख्या कर दो, शब्दार्थ पता है। और विशेष में तो मैंने आपको 2-3 विशेष बताई दी। ये विशेष आप गद्यांश में भी यूज कर सकते हो, पद्यांश में भी यूज कर सकते हो। गद्यांश में सिंपल रहेगी, भाषा अत्यंत सरल व सहज है, ये तो दोनों में ही चल जाएगा। बहुत कॉमन से विशेष होते हैं, इसको यूज करो, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। वो आपके ऐसे के टॉपिक पे डिपेंड करेगा। हाँ, उसमें आपको दोनों डायमेंशन देनी पड़ेगी, आपको फिलोसॉफिकल भी देनी पड़ेगी एट द सेम टाइम, और एट द सेम टाइम आपको डाटा भी देना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिलोसॉफिकल पूरा नहीं जाएगा, हरियाणा में पूरा ऐसे नहीं जाता, हरियाणा में मिक्स जाएगा आपका। आप ठीक है मिक्स उसमें दो कि आपका बैलेंस जैसा होना चाहिए। जैसे यूपीएससी में आता है, यूपीएससी में तो बिल्कुल वो फिलोसॉफिकल ऐसे अलग ही आ जाता है, वो वाली अप्रोच यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आपकी मिक्स वाली अप्रोच रहेगी, डायमेंशंस देनी पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको हरियाणा पर्सपेक्टिव डालना है ना उसमें, हरियाणा पर्सपेक्टिव तभी डाल पाओगे जब आपको डायमेंशंस पता है। जो कार्यान्वयन आदेश है ना, तो उसको कैसे शुरुआत में पत्रांक संख्या वो मैं आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि अभी एग्जैक्ट तो मुझे भी अभी ध्यान नहीं है। सबसे ज्यादा वो फॉर्मेट ना मैंने बना के दे दिए, मेरे नोट्स मुझे मिल गए थे, तो वो सर तुम्हें शेयर कर देंगे, सर को मैंने बोल दिया था। और जैसे जब भी नाम लिखते हैं ना, तो अपना नहीं लिखते, अपना नहीं, क ख ग लिखो, एबीसी नहीं लिखना, क ख ग, क ख ग लिखना है वहां पे, तुम क ख ग यूज करो या अ ब स, ठीक है। एबीसी की जगह अ ब स यूज होता है, या क ख ग ऐसे यूज होता है। अपना नाम मत देना वहां पे, क्योंकि फिर तुम आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दोगे ना, ठीक है। और अगर देना चाहो तो किसी और का नाम दे दो, ठीक है। अपना नाम मत देना, क्योंकि अपने नाम से थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाते हैं। कभी जैसे दूसरा ले लेते हैं, एक या कि कर खबर लिखते हैं, अब सही लिखते हैं, एक अपने किसी और का नाम लिख दिया ऐसे, तो हाँ, किसी और क ख ज्यादा बेटर है। बाकी अगर किसी नाम, अगर तुम्हें नाम से ही लिखना है तो तुम उसका नाम, किसी और का नाम लिख सकते हो, अपना नाम अवॉइड कर देना, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? तो मैम जैसे अलाइनमेंट होती है एसए में, तो उसमें लेटर में तो एक ही साइड रखने हैं, जैसे प्राप्ति इस साइड लिखते हैं, इस साइड वही तो मैं फॉर्मेट का ही बता रही हूँ, पूरा वो फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है, तो उससे तुम्हें सारा अलाइनमेंट पता लग जाएगा कि तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड लेना है, राइट हैंड साइड लेना है, बॉडी कैसे कंक्लूड करनी है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट बहुत, उसको याद कर लेना अच्छे से, वो फॉर्मेट सबसे, कोमा का ध्यान रखना, पूर्ण विराम का ध्यान रखना, ये इसके नीचे से स्टार्ट होगा, धन्यवाद कैसे देना है, और उसके बाद कैसे लिखना है, कहाँ पे हमें क्या संबोधन देना है, कि हमारे सीनियर है तो उन्हें क्या संबोधन देना है, जो हमारे कलीग है उन्हें क्या संबोधन देना है, उसके बाद हमें खुद के लिए क्या लिखना है। जैसे अब स्कूल में तो हम लिख देते थे आपका क्या ज्ञानी शिष्य है, लेकिन यहाँ पे प्रार्थी हो गया या कुछ भी हो गया, जो महोदय ऊपर हो गया, तो इस तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। और मैम ट्रांसलेशन एक बार रफ लिख लेगा पहले तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो उसको, या तो तुम ये देख लो कि मैंने तो जैसे क्या करती थी, ट्रांसलेशन आई, ट्रांसलेशन पे जो जो वर्ड्स मेरे को डिफरेंट लगे उनको, उनके ऊपर उनकी हिंदी लिख ली। उसके बाद क्योंकि मैंने प्रैक्टिस इतनी की हुई थी तो मुझे ट्रांसलेशन लिखने की वहां जरूरत नहीं पड़ी थी, मैं डेली ट्रांसलेट कर रही थी। तो मेरे को मेरी जो एक फॉर्म थी ना, जो एक आपको इसी कॉन्टिन्यूटी में रहना चाहिए, जो फ्लो था ना वो मेरा मेंटेन हो गया था खुद ही, तो मैं उसको उसी फ्लो में लिख रही थी, तो मेरी लैंग्वेज पे कमांड आ चुकी थी। तो वो आपको सिर्फ आपको वर्ड्स, जैसे यहाँ पे साइंस, लिटरेचर और आर्ट का आ गया, मैंने इनके वर्ड्स डाले, फिर उनको अरेंज कर दिया, और उसी तरीके, उसी सीक्वेंस में मैं उसको ले गई थी। क्योंकि इसमें मैम ये होता है कि फ्लो हाँ, अगर आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है ना कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो अपने क्वेश्चन पेपर पे लिख लेना, क्योंकि ये पेपर आपका है, क्योंकि अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गया वहां पे उसको नहीं कर सकते। तभी मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन को लास्ट में करना, क्योंकि कुछ वर्ड्स आपको जो वोकैब है ना अपने पेपर से मिल जाएगी, जब ऐसे लिखोगे ना तो आपको याद आ जाएगी, हाँ ये वोकैब थी, आप फ्लो में आ जाओगे। ट्रांसलेशन इज ऑल अबाउट फ्लो, एंड आपको उसको मीनिंग्स कैसे लिख रहे हो, ठीक है। ये नहीं है कि आपको इसमें कुछ और वैसे देना है, तो आपके पास सिंपल है, इंग्लिश है, इसको हिंदी में लिखना है,
तो वो कैब आपकी अच्छी होनी चाहिए, उसमें ये नहीं कि बहुत कॉमन वर्ड्स आप डाल रहे हो। थोड़ा सा कॉमन चल जाएगा, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे डालने होंगे जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ, हिंदी की लैंग्वेज पे आपकी कमांड है। ठीक है, सार है मतलब उसमें से अपने वर्ड्स कितने मतलब अपने बनाए हुए हैं? अपने बनाए हुए मैंने बता तो दिया 9-10 वर्ड्स, उसमें से आपको कीवर्ड सिलेक्ट करने हैं, तो उसके बाद बाकी अपना ऐड कर दो। जो आपका सार दिया हुआ है और जो आपने सारांश किया है वो सेम होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये नहीं है ना कि आपने वर्ड्स तो वो यूज करी लेकिन आपका जो आपने लिखा है ना वो डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो दोनों चीज एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, ओके, थैंक यू।